चलिए अब अपने आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 टोटल इनकम सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़ते हैं। बोला फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय मिस्टर गणेश। मतलब ये इंडिविजुअल का क्वेश्चन है। हमारे को सबसे पहले यही चाहिए होता है कि एसएससी कौन है, इंडिविजुअल है। एज 58 ईयर्स बोला है, नॉर्मल ईयर है, मतलब जनरल स्लैब लगेगा ओल्ड स्कीम में भी, में तो एक ही स्लैब है। और ये रेसिडेंट इंडियन भी है, नॉर्मल आदमी है। कुछ ना भी बोले तो आप क्या मानते हो, रेसिडेंट इंडिविजुअल मानते हो। फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड अपना 31 मार्च 25, you are required to या you are requested to compute his total income and tax liability under normal as well as special provision AMT if any applicable to him for 25-26। बोल रहा नॉर्मल तरीके से भी टैक्स निकालो और AMT के तरीके से भी निकालना है। एक काम करिएगा, क्वेश्चन के यहां पर लिख लो, ये ओल्ड रिजिम का, ओल्ड रिजिम पे बेस्ड, इसमें 10AA वगैरह का भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन ओल्ड रिजिम का। नेक्स्ट अब क्या क्या डेटा दे दिया। नंबर 1, ही ऑक्यूपाइज ग्राउंड फ्लोर ऑफ हिज रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड हैज लेट आउट फर्स्ट फ्लोर फॉर रेसिडेंशियल यूज एट एन एनुअल रेंट ऑफ 2.28 लाख। चलिए ठीक है, बोल रहा है ग्राउंड फ्लोर में खुद रहता है, फर्स्ट फ्लोर लेट आउट है। तो यह एचपी का प्लेन क्वेश्चन है, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट एरिया वाइज का। अब एरिया वाइज में क्या करते हैं आप, जो भी कॉमन फिगर होता है उसको डिवाइड करते हैं। अब रेंट जो है वो तो सिर्फ लेट आउट पोर्शन का आ रहा है, तो डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, तो लेट आउट पोर्शन का है। बट आगे बोल रहा है ही हैज पेड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ 60,000 फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब जो म्युनिसिपल टैक्स होगा वो कोई फ्लोर वाइज तो नहीं होगा, वो तो पूरे घर का होगा। 60,000 को बाइफरकेट करेंगे, तो एचपी का प्लेन डेटा है। नेक्स्ट, ही ओन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग स्टैब्लिश इन एसईजेड एंड विच हैज कमेंस्ड ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर 1920। ठीक है, बोल रहा है कि एसईजेड यूनिट है इसका, जो 1920 में काम चालू किया था। अब एसईजेड यूनिट सुनते ही आपको डिडक्शंस अंडर सेक्शन 10AA याद आएगा, और 10AA बोलता है कि एसईजेड को हम लोग 15 ईयर तक बेनिफिट देते हैं एसईजेड यूनिट को। फर्स्ट 5 ईयर्स उसका 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन देंगे, नेक्स्ट 5 ईयर्स 50% एक्सपोर्ट प्रॉफिट का, एंड लास्ट 5 ईयर्स में भी 50% एक्सपोर्ट प्रॉफिट, बशर्ते वो पैसा उठाकर आपको एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में रखना होगा और 3 साल के अंदर न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदना होगा। अब इसके लिए बोला गया था कि आपका असेसमेंट ईयर 2021 तक, असेसमेंट ईयर 5-6 से 2021 के बीच में आपको काम चालू करना होगा, और ये 1920 में काम चालू कर दिया है, दैट इज असेसमेंट ईयर 2021 में। ठीक है, एलिजिबल। अब फर्स्ट 5 ईयर इसका गुजर गया है, 1920, 2021, 21-22, 23, 22-23, 23-24, 5 साल गुजर गया। अब चल रहा है 24-25, तो इसका 6th ईयर ऑफ बिजनेस है, तो 50% का डिडक्शन देंगे आप। चलिए, इसके अलावा टोटल टर्नओवर ऑफ द अंडरटेकिंग वाज 200 लाख। ठीक है, टर्नओवर दे दिया है, टोटल टर्नओवर है 2 करोड़ का, 200 लाख, विच इंक्लूड्स 140 लाख फ्रॉम एक्सपोर्ट। ओके, टोटल टर्नओवर है 200 लाख का, विच इंक्लूड्स 140 लाख फ्रॉम एक्सपोर्ट टर्नओवर। एक्सपोर्ट टर्नओवर है 140 लाख का, और आप जो भी डिडक्शन देंगे एक्सपोर्ट प्रॉफिट के प्रोपोर्शनेट देंगे। द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10AA, लिखकर ही बोल दिया, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, एंड प्रॉफिट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री इज 25 लाख। ठीक है, एसईजेड यूनिट का प्रॉफिट 25 लाख है, 10AA का हम लोग डिडक्शन निकाल लेंगे। नेक्स्ट, इसके बारे में अपने अगर बात कर ले तो और क्या दिया हुआ है, ही हैज रिसीव्ड रॉयल्टी ऑफ 2,88,000 फ्रॉम अब्रॉड फॉर अ बुक ऑथर्ड बाय हिम। ऑथर ही है, ओल्ड रिजीम का केस है 80 QQB, आपको डिडक्शंस भी दिख रहा होगा। चलिए, 2.88 लाख का रॉयल्टी है इसका कुछ। ठीक है, और बुक ऑथर किया ऑन द नेचर ऑफ आर्टिस्टिक। ठीक है, ये तो बता ही दिया, QQB का आइडिया दे दिया। द रेट ऑफ रॉयल्टी एज 18% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक्स एंड एक्सपेंडिचर मेड फॉर अर्निंग द रॉयल्टी इज 40,000। अब जब हम इनकम लेंगे, इनकम तो 2,88,000 है, इनकम 288 है, बट जब हम QQB का डिडक्शन कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर बात आएगा जो रॉयल्टी मिला और परसेंटेज वाइज है तो मैक्सिमम 15%। ठीक है, वहां काम आएगा।
तो 18 मिला है, बट हम लोग 15 तक देंगे। द अमाउंट रेमिटेड टू इंडिया टिल 30th September 25 इज 2.3 लाख। आप जानते हो कि अगर बाई चांस इंडिया के बाहर से आप पैसा लाते हैं रॉयल्टी वाला, तो मार्च एंड तक ना आए तो भी चलता है, मार्च एंड तक आया तो भी ठीक, एल्स ईयर एंड से 6 मंथ के अंदर आपको लाना होता है। और उस पीरियड में ये लाया 2,30,000। ओके, ये सब 80 QQB जब हम कैलकुलेट करेंगे तब काम आएगा। नेक्स्ट, रिसीव्ड 40,000 एज इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट है। रिसीव्ड 47,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ एओपी। ओके, एओपी से कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है, वेयर ऑल मेंबर्स आर इंडिविजुअल एंड विच हैज पेड द टैक्स बाय नॉर्मल रेट ऑफ इनकम टैक्स। बोल रहा है एओपी में कुछ मेंबर्स हैं और उस पर नॉर्मल रेट लगा है, मतलब एमएमआर नहीं लगा है। आपको बेसिक चैप्टर याद आना चाहिए। अगर एओपी में एक भी मेंबर का इनकम स्लैब से ज्यादा हो तो पूरे एओपी पे आप एमएमआर लगा लेते हैं, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। यहां वो सिनेरियो नहीं। अब एओपी का प्रॉफिट है, उस पर टैक्स कौन देगा? जैसे फर्म के प्रॉफिट है, फर्म टैक्स देता है, पार्टनर के हाथ में एग्जम्प्ट, वैसे ही एओपी के प्रॉफिट पे एओपी टैक्स देगा, मेंबर के हाथ में टैक्स फ्री। ये तो मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाला है। एओपी का इनकम एओपी टैक्स देगा, एक सेपरेट एसएससी है। नेक्स्ट, ही सोल्ड हिज वेकेट लैंड ऑन 10/11/2024। इस दिन बेच दिया है वो फॉर 10 लाख। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द लैंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वाज 14 लाख। ठीक है, 50C दिख रहा है, 10 लाख में बेचा है, बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 14 लाख है, गैप 10% से ऊपर का है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50C के हिसाब से 14 लाख का लेंगे। एफएमवी ऑफ द लैंड ऑन 1 अप्रैल 2001 होगा, ये बस 4 लाख। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू आपका 2001 का 4 लाख था। द लैंड वॉज एक्वायर्ड ऑन 5/8/1997 फॉर 1.8। 1/4/2001 के पहले का है। आप जानते हो कॉस्ट क्या लेते हैं हम लोग, एक्चुअल और एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। He has incurred registration expense of 10,000 at that time। ध्यान दीजिएगा, जब परचेज किया था ना 1997 में, तब रजिस्ट्रेशन का कुछ एक्सपेंस था, तो ये तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड होगा। चलो, इसके अलावा he paid the following amount out of his taxable income। अपने इनकम से क्या क्या पे किया है? इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया ऑफ 39,000 पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ सन हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। अब जब लाइफ इंश्योरेंस का बात आता है तो 80C बोलता है सेल्फ, स्पाउस और चाइल्ड। चाइल्ड कैसा भी हो, डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, स्टेप हो, ओन हो, एडॉप्टेड हो, इससे मतलब नहीं है, चाइल्ड का 80C मिलता है। ओल्ड रिज्यूम का क्वेश्चन है। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 48,000 ऑन पॉलिसी ऑफ हिज डिपेंडेंट फादर। बोलिए इसका 80C मिलेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं। चाइल्ड का कैसा भी चाइल्ड हो मिलता है, पेरेंट्स का 80C नहीं मिलता, पेरेंट्स का 80D मिलता है, डी। वहां तो पेरेंट डिपेंडेंट हो या ना हो 80D मिलता है, बट लाइफ इंश्योरेंस आपको चाइल्ड का मिलता है, पेरेंट्स का नहीं। इस पे तो 80C नहीं आएगा। ट्यूशन फी ऑफ 42,000 फॉर हिज 3 चिल्ड्रेन टू ए स्कूल, द फी बीइंग 14,000 पर एनम पर चाइल्ड। ट्यूशन फी आपका है 42,000 3 चाइल्ड का मिलाकर है, और 80C में आप 2 चाइल्ड के रेस्पेक्ट में डिडक्शन ले सकते हैं। 80C का कुछ डेटा है। हमारे से नॉर्मल तरीके से भी टैक्स मांगा है और आपका एएमटी से भी मांगा। अब नॉर्मल में भी ध्यान रखिएगा, यहां कैपिटल गेन है, और कैपिटल गेन में अपने 23 जुलाई 2024 के पहले अगर प्रॉपर्टी एक्वायर किए हैं और उसके बाद बेच रहे हैं तो आपको कुछ ऑप्शन मिलता है इंडेक्सेशन वाला, तो वो एक अच्छा ट्रीटमेंट इसको। आइए सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन 3, हम पहले नॉर्मल प्रोविजन से निकाल रहे हैं। ए हम हेडिंग दे दे रहे नॉर्मल, एएमटी भी बोला है ना अपने को, और फिर देखेंगे नॉर्मल टैक्स और एएमटी विच एवर इज हायर आप पे करेंगे।
एएमटी क्रेडिट भी हो सकता है क्वेश्चन में, वो भी बात कर लेंगे। तो हम हेडिंग दे रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? 5 हेड्स, 5 हेड्स में सैलरी तो क्वेश्चन में शायद नहीं था। नेक्स्ट एचपी था, तो एचपी के नोट में जाएंगे हम, कम फ्रॉम। पीजीपी भी था, का एससीजेड यूनिट है ना, से कुछ इनकम भी था। कैपिटल गेन्स भी है क्वेश्चन में, अदर सोर्स भी है। तो सैलरी छोड़कर बाकी हेड्स तो है। जब ये सब अपने ऐड कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। और फिर आप ग्रॉस टोटल इनकम से क्या करेंगे? लेस करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर। कुछ 80C वगैरह दिख रहा था हमारे को, स्पेस हम सफिशिएंटली छोड़ देते हैं डिडक्शंस के। और फिर हमारा टोटल इनकम आ जाएगा। अब टैक्स निकालना है, तो एक काम करते हैं, हम पहले टोटल इनकम निकाल लेते हैं, फिर नॉर्मल टैक्स और एएमटी दोनों का बात करते हैं। सैलरी है नहीं तो हम नोट वाइज चलते हैं, एचपी कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम एचपी। ध्यान रखिएगा, ओल्ड रिजीम का क्वेश्चन है। न्यू रिजीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलता है, और एरिया वाइज का है, तो हम दो कॉलम बना ले रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बोला है, मतलब इक्वल साइज है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है हाफ, और लेट आउट है आपका, मेरा कैलकुलेशन चालू होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो आप सेक्शन 23 से निकालते हैं। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू से क्या करते हैं आप? लेस करते हैं लोकल टैक्सेस। कौन सा लोकल टैक्सेस? तो हम लोग बोले एक्चुअली पेड, मतलब कैश बेसिस पे। कौन पे करे? तो बाई ओनर, टेनेंट वाला माइनस नहीं करते। किसको पे करे? तो टू लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट वाला आप माइनस नहीं करते। और कहां पे करें? विद इन और आउटसाइड। जब आप ये लेस कर लेते हैं तो आपका जो फिगर आता है उसको आप बोलते हो एनएवी। और फिर एनएवी से लेस करते हैं आप डिडक्शन। अब डिडक्शन कहाँ लिखा हुआ है? तो अंडर सेक्शन 24 लिखा हुआ है। डिडक्शन कितने टाइप का? तो दो टाइप का, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्लैट 30% सेक्शन 24 स्मॉल ए में, और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड कैसे अलाउ होता है? तो अक्रूवल बेसिस पे अलाउ होता है, और ये अलाउ होगा आपको 24। वैसे आपको रिमाइंडर दे दे, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए न्यू स्कीम में अलाउ नहीं हो। क्या आ जाएगा आपका? इनकम फ्रॉम। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का एनएवी तो नील हो जाता है, तो हम पहले नील कर लेते हैं, एनएवी नील। अब इंटरेस्ट का कुछ डेटा था क्या घर को लेकर? नहीं दिख रहा है। ये तो हमारे में क्या है, यहाँ पे रेंट दे दिया है, म्युनिसिपल टैक्स दे दिया है, इंटरेस्ट का डेटा, इंटरेस्ट कहीं भी ये पे नहीं कर। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो ये नील हो गया। लेट आउट का कितना है आपका? 2,28,000। एक्सपेक्टेड रेंट नहीं दिया हुआ है, तो एक्चुअल रेंट को ही हम लोग क्या मान ले रहे हैं? जीएवी। अब जो म्युनिसिपल टैक्स पे हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स 60,000 है, वो तो पूरे घर का है, और आप ले रहे हैं लेट आउट पोर्शन का, तो हाफ लीजिएगा 30,000, ये 198 आ गया।
और इसका 59,400 का आप क्या दे देंगे डिडक्शन। तो मेरा 138,600 आ रहा है एचपी। चेक कर लीजिएगा। तो मेरा एक हेड बन गया कौन सा, इनकम फ्रॉम एचपी 138,600। फॉर्मेट में आइएगा, एक हेड कंप्लीट। दूसरा है मेरा पीजीपी। पीजीपी का तो डायरेक्टली डेटा दिया हुआ था, और जो काम हो जाए ना उसको टिक करते जाइए। ये कंप्लीट काम हो गया, टिक कर दिए। पीजीपी से कितना इनकम है इसका, 25 लाख। अभी टिक नहीं करते हैं क्योंकि इसका 10 डबल ए देना है, बट हाँ पीजीपी के लिए तो फॉर टाइम बिंग आप 25 लाख। नेक्स्ट, अब इसके बाद आपका दिया हुआ है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स के लिए नोट में चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कैपिटल गेन्स में, कैपिटल गेन्स का बात कहां लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 6 में। वो एक कोई जमीन खरीदा था 97 में, 1997 में 1.8 लाख में। परचेज के टाइम पे 10,000 का रजिस्ट्री का चार्जेस दिया था। उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 1.9 लाख। बट क्योंकि ये 1/4/2001 के पहले का है, तो ऑप्शन दिया गया और बोला गया आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो फेयर मार्केट वैल्यू 4 लाख है। अब ये लॉन्ग टर्म एसेट है, बट याद रखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप बोलोगे लेकिन मिलना तो चाहिए, क्यों? क्योंकि ये लैंड है, परचेज किया हुआ है 22 जुलाई 2024 के पहले और बिका है बाद में। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी अपने यहां पर इंडेक्सेशन का बात कर रहे हैं ना, एक बार हम नोट्स भी दिखा दें आपको, ध्यान रखिएगा हम लोग इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म पे इंडेक्सेशन देंगे ही नहीं हम लोग। हाँ, टैक्स निकालते टाइम में ऑप्शन देखेंगे। एक बार बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम दिखा दें, आप लोग वेट करिएगा। जो भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर जो भी आप सुने हैं ना, इस पे अपने को स्लैब बेनिफिट, सॉरी, कभी कभार इंडेक्सेशन मिलता है। कब मिलता है? तो हम लोग बोले देखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी आपका 23 जुलाई 24 के पहले है, एक्वायर किया हुआ है और बेचे हैं बाद में, तो आपको क्या मिलता है? इंडेक्सेशन बेनिफिट। बट वो ऑप्शन जो मिलता है ना विथ इंडेक्सेशन वाला, वो आप नोट्स में बनाते हैं इनकम निकालते टाइम में। इनकम निकालते टाइम आप नॉर्मली निकालिए, जब हम लोग टैक्स कंप्यूट करेंगे तब जज करेंगे विथ इंडेक्सेशन वाला बेनिफिट है, ओल्ड स्कीम वाला या न्यू वाला बेनिफिट। एक बार यहां से भी रीड कर लीजिए। लैंड और बिल्डिंग के लिए जो ग्रैंड फादरिंग प्रोविजन है उसमें दो ऑप्शन है कि अगर 23 जुलाई 2024 के पहले आप एक्वायर किए थे और बेचें, उसके लिए आपके पास ऑप्शन 1 क्या है कि आप पहले ओल्ड वाले सिस्टम में चल जाओ, जब आपको इंडेक्सेशन में मिलेगा और ओल्ड के हिसाब से 20% टैक्स दोगे, या न्यू में आ जाओ जब आपको इंडेक्सेशन तो नहीं मिलेगा बट आपको 12.5 देना है। बट यहां ध्यान रखिएगा कि जब आप कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहे हैं ना, तब इंडेक्सेशन कभी नहीं देना है। तब आप कैपिटल गेन नॉर्मली निकालिए विदाउट इंडेक्सेशन, सिर्फ और सिर्फ टैक्स कंप्यूटेशन के टाइम पे आप जाएंगे, लाइन पढ़िएगा, और वहां जाकर आप क्या करते हैं? इंडेक्सेशन वाला चेक करेंगे। क्लियर है? तो कैपिटल गेन निकालते टाइम तो दिमाग नहीं लगाना अपने को। आइएगा नोट 2, नोट कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, यहां इंडेक्सेशन का बात नहीं आए। अब हम अगर यहां पे एसेट लिख ले तो हमारा एसेट कौन सा है? वेकेट लैंड। का पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से है? 97 अराउंड आप कर देते 5897 को। और पीरियड ऑफ होल्डिंग अब जिस दिन आप एक्वायर करते हैं वहां से चालू होता है, और जब आप ट्रांसफर करते हैं उसके एक दिन पहले खत्म होता है। तो 9/11/22। नेचर इसका क्या बन गया? लॉन्ग टर्म। और हम यहीं पे लिख ले कंप्यूटेशन ऑफ एलटीसीजी। अभी हम टैक्स नहीं निकाल रहे, सिर्फ कैपिटल गेन निकाल रहे हैं। तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन सेक्शन 50C को ध्यान में रखते हुए आप निकालेंगे।
आप बेचे 10 लाख में और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है इसका 14 लाख, गैप 10% से ऊपर है, या 110% ऑफ सेल कंसीडरेशन से ज्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे। लेस करेंगे आप, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर नहीं है, जो भी रजिस्ट्री का चार्जेस दिए थे वो परचेज का टाइम का है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन यहां नहीं देंगे अभी हम लोग, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया हमारा, हायर ऑफ कि 1/4/2001 के पहले का है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा आपका हायर ऑफ नंबर 1 एक्चुअल, और एक्चुअल था आपका 1.8 लाख प्लस 10,000, और नंबर 2 था एफएमवी एज ऑन 1/4/2000, एफएमवी था 4। तो आपका कैपिटल गेन कितना आ गया 10 लाख। एलटीसीजी अभी के लिए 10 लाख है, हम टैक्स कंप्यूटेशन में दिमाग लगाएंगे, वो इंडेक्सेशन वगैरह वाला। ऊपर आते हैं, फिर आ गया 10 लाख। नोट 3 में चलते हैं, आईएफओएस। अब आईएफओएस को लेकर क्या क्या डेटा है, पॉइंट 1 मेरा हो गया है, पॉइंट 2 तो 10AA बचा हुआ है, पॉइंट 3 रॉयल्टी, हाँ रॉयल्टी मेरा क्या होगा, आईएफओएस इनकम होगा। नोट में आते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर। पहला है आपका रॉयल्टी मिला है। अब रिडक्शंस का बात नहीं कर रहे अभी हम, रॉयल्टी कितना मिला आपको 2,88,000 का, ऑफ 40,000 का एक्सपेंडिचर है, तो 2,88,000 रेवेन्यू है, 40,000 का एक्सपेंडिचर है, तो 248 का आपको रॉयल्टी मिला है। हाँ इस पे हम क्यू क्यू भी करेंगे ना तब दिमाग लगाएंगे, वो परसेंटेज, अभी तो जो इनकम है वो लिख दो। और क्या है, रॉयल्टी टिक नहीं कर रहे क्योंकि इस पे अभी डिडक्शन है। हाँ इंटरेस्ट, सेविंग्स पे इंटरेस्ट है, टीटीए भी मिलेगा इस पे, हाँ बाकी 40,000 का सेविंग्स, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट 40,000, 80 टीटीए देंगे इस पे, अभी हम टिक नहीं कर रहे। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी मिल रहा है, एओपी के इनकम पे एओपी टैक्स देगा तो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, ये तो ऐसे ही बाहर हो गया। कैपिटल गेन कर लिए, और ये है डिडक्शंस, ओके तो सिर्फ इतना ही है। तो 288 का हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आइएगा, यहाँ 280 टोटल कर लिया जाए, 138,600 प्लस 25 लाख प्लस 10 लाख प्लस 2 लाख 8, 39,26,600, 39,26,600 का मेरा क्या आ रहा है। अब जीटीआई से लेस करना आपने क्या, डिडक्शन। अब डिडक्शन लाइन से चेक किया जाए तो डिडक्शन 10AA दिख रहा है, क्यू भी दिख रहा है, इधर भी है, तो डिडक्शन का भी एक नोट बना लेते हैं क्योंकि डिडक्शन का डेटा काफी दिख रहा है। आइएगा इस नोट 4 बना लिया जाए, ठीक है, एक ही बार में हम लोग डिडक्शन नोट। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर काफी डेटा है, तो एक फॉर्मेट ही बना लिया जाए, एक कॉलम हम बना ले रहे सेक्शन नंबर, एक अमाउंट और एक पर्टिकुलर। यहां हम लिख लेते हैं सेक्शन, हाँ पर्टिकुलर्स के दो कॉलम बना लेते हैं, और अमाउंट। 80C दिखा था हमारे को, 80C, तो ये 0.7 में हम आ रहे हैं, 0.7 में 80C में कौन कौन सा मिल रहा है, 0.1 मिल रहा है,
सन डिपेंडेंट ना भी हो फिर भी मिलता है, पेरेंट का नहीं मिलता, और ट्यूशन फी है, 3 आइटम है। हम लिख रहे हैं पहला लाइफ इंश्योरेंस ऑफ सन। अब सन डिपेंडेंट हो या ना उससे हमारे को मतलब नहीं है, सन का मिलता है 39,000, हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं। फिर हम लिख दे रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ पेरेंट, ऑफ फादर था ना, डिपेंडेंट फादर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ डिपेंडेंट फादर नहीं मिलेगा, 80C में नहीं मिलता है, वो डिपेंडेंट बोलकर इमोशनल नहीं। नेक्स्ट ट्यूशन फी, मैक्सिमम 2 चाइल्ड का मिलता है, और यहाँ कितना है 42,000 है, 3 का, पर चाइल्ड है 14,000, तो 14 14 28,000, और 80C है नहीं, और 80C का लिमिट होता है 1.5 लाख, मेरा तो कमी अमाउंट है, हो गया ये आपका 67,000, तो आउटर कॉलम में ले लिया। तो ये पॉइंट मेरा कंप्लीट हो गया, जो कंप्लीट हो गया उसको टिक कर दिया जाए, 0.7 हो गया। नेक्स्ट इसके अलावा और कौन सा है हमारा, 0.5 नॉन टैक्सेबल, क्योंकि एओपी के इनकम पे एओपी टैक्स दे रहा है तो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है। 0.4 भी कर लेते हैं हम, सीटीए 80 इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, और सेविंग्स अकाउंट का आपको 10,000 का मिलेगा, डायरेक्ट आउटर कॉलम लिख, ये भी हो गया। इसके अलावा और कौन सा है, हाँ रॉयल्टी है, 0.3 में आ रहे हैं, QQB। अब QQB में आपको क्या मिलेगा, रॉयल्टी इनकम से, तो रॉयल्टी इनकम को लेकर ध्यान रखिएगा। रॉयल्टी इनकम को लेकर क्या होता है, हम लोग बोले कि अगर बाई चांस आपको रॉयल्टी मिलता है QQB में, तो जो भी रॉयल्टी मिल रहा है लमसम, तब तो पूरा ले लेते हैं, परसेंटेज वाला है तो डिडक्शन के लिए हम लोग मैक्सिमम 15% पकड़ेंगे। इनकम कितना मिल रहा है उससे मतलब नहीं है, फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन मैक्सिमम 15%। हाँ, और फॉरेक्स वाला केस है, इंडिया के बाहर का केस है, तो आपको वो पैसा ईयर एंड से 6 महीने के अंदर लाना होता है। ये सब डेटा दिया हुआ है मेरे में, तो कितना आपको डिडक्शन मिलता है, लोअर ऑफ, एक तो 3 लाख का लिमिट है, और दूसरा आप बोलते हो नेट क्वालिफाइंग रॉयल्टी अमाउंट, याद आ रहा है ना, ये वर्ड यूज कर, नेट क्वालिफाइंग रॉयल्टी अमाउंट। अब नेट क्वालिफाइंग रॉयल्टी अमाउंट कैसे निकाल लें, तो पहले तो इस आदमी को 15% का डिडक्शन के लिए पर्पस लेना, कि डिडक्शन पर्पस के लिए 15% कंसिडर करना। इसको 288 मिला है क्योंकि 18% है, हम लोग 18 का डिडक्शन नहीं देंगे, इनकम 288 है, बट फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन हम 15% पकड़ेंगे। $2,88,000, ये 18% है, हम लोग देंगे इसको कितना, 80 डिवाइड बाई, हम लोग इसको 240 का ही इनकम पकड़ के चलेंगे। बट वेट, ये पैसा इसको 6 महीने के अंदर लाना है, ये पैसा कितना लाया, 2.3 लाया, ध्यान दीजिएगा, तो बट रेस्ट्रिक्टेड टू 2.4, बट रेस्ट्रिक्टेड टू 2,30,000। क्यों 230, क्योंकि ये पैसा इंडिया में लाया है 6 मंथ के अंदर लाना था, 240 लाया ही नहीं है, 230 लाया है, तो यहां से कितना आ गया 2,30,000। बट वेट, इसमें से लेस करेंगे आप एक्सपेंस, और एक्सपेंस था 40,000, नेट क्वालिफाइंग रॉयल्टी अमाउंट आ रहा है आपका 1,90,000, चेक कर लीजिए, और आपको डिडक्शन मिलता है लोअर ऑफ 3 लाख, और नेट क्वालिफाइंग रॉयल्टी अमाउंट विच एवर इज, हम आउटर कॉलम में ले आ रहे हैं 1,90,000। इसके अलावा यहीं पर हम 80 सॉरी 10 AA भी कर लेते हैं, 10 AA।
अब 10AA में इसका 6th ईयर रनिंग है, उसको 50% एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मिलेगा। सेक्शन पर सेक्शन 10AA, तो जो भी टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कितना है इसका 25 लाख। अब ये 25 लाख तो टोटल टर्नओवर पे, टोटल टर्नओवर है इसका 200 लाख का और एक्सपोर्ट टर्नओवर है 140, तो 25 लाख ये 200 लाख का टर्नओवर पे कमाया है, एक्सपोर्ट है 140, तो 140 का प्रोपोर्शनेट आ गया, और 6th ईयर ऑफ बिजनेस है तो इसका 50% का डिडक्शन मिलेगा। $875 आ रहा है, 8,70,000 चेक कर लीजिए, ये आपका टोटल डिडक्शन आ गया। इसमें हम 10AA और 80 सीरीज मिला लिए। डिडक्शन हो रहा है 11,42,000, टोटल मिलाकर 1142 आ रहा है। अब 1142 आंख बंद करके मत माइनस कर देना, क्यों? क्योंकि डिडक्शन स्पेशल इनकम से नहीं मिलता है, तो डिडक्शन आप कैपिटल गेन से नहीं दे पाएंगे। कैपिटल गेन के अलावा बाकी इनकम मेरा सफिशियंट है, हाँ, तो आप 11 लाख जो भी आ रहा है वो दे दो। ध्यान रखना, ये नहीं कि जो भी डिडक्शन आता है डायरेक्टली माइनस कर दे, डिडक्शन सिर्फ रेगुलर इनकम से मिलता है, स्लैब रेटेड इनकम से मिलता है। 1140 यहां लिख लेते, 1140 ये आ गया आपका टोटल। 2784, अब 27 लाख का इनकम दिख रहा है मेरे को, तो सरचार्ज भी नहीं आएगा और रिबेट भी नहीं आएगा, ठीक है, नॉर्मल स्लैब लगेगा, नॉर्मल इनकम, ध्यान रखना। चलिए यहां तक क्लियर है, तो यह आ गया मेरा टोटल। अब टैक्स निकालने बोला है नॉर्मल प्रोविजन में भी और एएमटी, तो हम यही निकाल लेते हैं पहले नॉर्मल प्रोविजन। नोट 4 तक हुआ ना, 2784, तो हम हेडिंग दे रहे कंप्यूटेशन। नॉर्मल प्रोविजन, अब टोटल इनकम कितना था मेरा 27। अब टैक्स निकालते टाइम में आप बुलेट्स बनाते थे, पहला टैक्स ऑन ब्लैक मनी है नहीं, नेक्स्ट टैक्स ऑन कैजुअल इनकम भी नहीं है, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम है। नॉर्मल को रिमेनिंग इनकम भी बोलते थे आप, जब आप टोटल इनकम में से माइनस कर लें क्या ब्लैक मनी जो कि है नहीं, कैजुअल इनकम वो भी नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 और 112A, तो आता था नॉर्मल इनकम। अब 2784,600 में से 10 लाख का मेरा कैपिटल गेन है, 1784,600 आ गया, पे लगेगा स्लैब। ओल्ड रिजीम का क्वेश्चन है, तो अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 से 5 लाख तक 5% 12,500, 5 से 10 लाख तक 20% 1 लाख, तो 10 लाख पे हो गया 1,12,500,
और 10 से 1784,600, तो 784,600 का 30%, 1,12,500। तो स्लैब लगाकर देख लीजिएगा, 347,880 आ रहा है, और स्लैब आपका एग्जॉस्ट हो चुका है। अब मेरे को निकालना है टैक्स ऑन एलटीसी अंडर सेक्शन 112। अब ये जो टैक्स निकालेंगे ना, यहां दिमाग लगाना अपने को, ये है नोट। जो भी आएगा इसमें अपने सेस वगैरह जो भी है ऐड कर ले। अब हम नोट 5 में चल रहे हैं। अब नोट 5 में टैक्स निकालना है मेरे को किस पे, कैपिटल एलटीसी। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 जो नया वाला है, टैक्स एट द रेट ऑफ 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो आपका 10 लाख है का 12.5%, 1,25,000। और ऑप्शन 2 है, जब आप पहले वाला टैक्स दें 20% विथ इंडेक्सेशन। अब विथ इंडेक्सेशन के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एलटीसीजी कैसे निकले, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन था आपका कितना, 14 लाख, और उसमें से अब हम लेस कर रहे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड क्यों, फिर से याद दिला दें, आपके पास ऑप्शन है कैपिटल गेन्स में, अगर आप 23 जुलाई 2024 के पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद करके बेचे हैं, या तो आप न्यू रिजीम के हिसाब से विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट टैक्स दें, या फिर ओल्ड में अगर आप जा रहे हैं तो आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिले, तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। अब मेरा 2001 के पहले का प्रॉपर्टी है, तो बेस ईयर का 100 मानेंगे, और करंट ईयर का आपको याद होगा 360। तो 4 लाख था कॉस्ट, पीछे ही निकाले थे हम लोग, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1450। तो यहां पर अगर आप जाएंगे, यहां तो आपका लॉस आ जा रहा है, फिर टैक्स क्या हो जाएगा, क्लियर। और आपको बोला गया था आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इंडेक्सेशन लेना चाहें इंडेक्सेशन ले सकते हैं, ठीक है, ये रहा टैक्स निल। अब कौन सा बेटर है, देयरफॉर ऑप्शन 2 बेनिफिट। ऑप्शन 1 में आपको इंडेक्सेशन नहीं मिला, तो आपका 4 लाख का कॉस्ट और 10 लाख का इनकम आ गया था, फिर 12.5। इंडेक्सेशन मिल रहा है तो आपका इनकम ही नहीं आ रहा है, टैक्स का बात ही नहीं। तो ये नोट में करना है हमेशा, टैक्स तो निल हो गया। तो नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम दोनों पे अपने निकाल दिए, बचा नहीं, वेट। हाँ, अब जो भी टोटल आ रहा है मेरा टैक्स का 347,880। इनकम 27 लाख के अराउंड है, ना रिवेट मिलेगा ना सरचार्ज आएगा, बट हाँ सगुन का पैसा तो आएगा, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस 4%। 347,880 का 4%, 13,915। ये आ गया आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी। और इसको आप राउंड ऑफ कर लेना नियरेस्ट 10 रुपीज अंडर सेक्शन 288B। क्या आ रहा है, 361,795, इसको 361,800। अब ये तो मेरा नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आ गया। क्वेश्चन है बोला था कि आप एएमटी के हिसाब से भी निकालो। अब आइए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज पर,
पहले तो देखना पड़ेगा इस पे एएमटी एप्लीकेबल भी है कि नहीं। हाँ, तो एएमटी इंडिविजुअल वगैरह है, एएमटी एप्लीकेबल होगा अगर इसका क्यों एप्लीकेबल हो, क्योंकि 10 डबल ए भी ले रही है। तो अगर आप 10 डबल ए, ठीक है, 80 डबल जे डबल ए, या फिर मान के चलो क्योंकि भी आरआरबी हो गया आपका, या फिर 35 एडी का बेनिफिट लेते हैं तो आप पे एएमटी लगता है, और ये 10 डबल ए ले रहा है। बट इसमें भी आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना होगा, क्योंकि अगर आपका एएमटी तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा हो। तो टोटल 27,84,600। और इसमें आप डिसअलाउ करो जो भी आप वेटेड डिडक्शन लिए, डिडक्शन अंडर 10 डबल ए आप लियो, डिडक्शन 35 एडी है नहीं क्वेश्चन में, क्यूक्यूबी आरआरबी डबल जे डबल ए, क्यूक्यूबी तो है। डिडक्शन लिए क्यूक्यूबी में लिए 1.9 लाख, और यहाँ लिए लाख 70, यहाँ 8,75,000 है, और यहाँ 1.9। तो ये जो आ रहा है ये बन गया आपका एडजस्टेड टोटल इनकम। और ये अगर 20 लाख से ज्यादा है, जो कि दिख ही रहा है, तो आपको क्या करना होगा, एएमटी एप्लीकेबल। 27,875 प्लस 1,90,000, तो ये 38,49,600 आ रहा है, दैट इज मोर देन 20 लाख, देयरफॉर एएमटी एप्लीकेबल। अब एएमटी एप्लीकेबल है तो लगाइए एएमटी। अब 38 लाख है, सरचार्ज वगैरह आएगा नहीं, तो एएमटी एट द रेट ऑफ कितना, 18.5। ये आ रहा है 712,176। हाँ, उसमें वो भी जोड़ दो, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन। ट्वेंटी 28,487, क्या आ गया आपका एएमटी। राउंड ऑफ कर लेना, 740,660 एएमटी। ठीक है, दोनों तरीके से निकालने बोला था, अब वो भी कर लें हम। नॉर्मल टैक्स आ रहा है 3 लाख कुछ, एएमटी आ रहा है 7 लाख कुछ, देयरफॉर एक्चुअल टैक्स पे। एक्चुअल में टैक्स क्या देते हैं, हायर ऑफ नंबर 1 नॉर्मल टैक्स, और नंबर 2 एएमटी। एएमटी है 740,660, नॉर्मल टैक्स है 361, ये आ जाएगा आपका एक्चुअल लेवल। और हाँ, आपको क्वेश्चन में मांगा नहीं है, बट हम एएमटी क्रेडिट भी निकाल दें, जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट 15 ईयर्स में आप सेट ऑफ कर सकते हैं फ्यूचर में। तो ये क्वेश्चन मांगा नहीं है तो भी 378,860 का आपको क्या मिल जाएगा, एएमटी क्रेडिट। और फ्यूचर में कल को अगर ऐसा हो कि एएमटी कम हो जाए, नॉर्मल टैक्स ज्यादा हो जाए, तो इसको आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं।